A very warm welcome dear students. So today is our 7th video on the question bank solution series and today हम लोग electrostatics chapter करेंगे right? अच्छा मैंने PDF जिस चैप्टर के मैंने वीडियोस अपलोड किए थे सबकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना राइट. सो लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज a metal foil of negligible thickness is introduced between two plates of a capacitor at the center. The capacitance of the capacitor will be. मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से कि एक कैपेसिटर है और उसके बीच में एक प्लेट डाली हुई है, मेटल की प्लेट. अब आपको मालूम होना चाहिए कि मेटल के लिए k का वैल्यू इन्फिनिटी होता है. दैट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ मेटल. k इज इक्वल टू इन्फिनिटी राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी थिकनेस भी बहुत नेग्लिजिबल है, आप ये भी याद रखना. द थिकनेस इज़ वेरी नेग्लिजिबल. नाउ तो ये क्या हो गया, ये कम्प्लीटली ये पार्शियली फिल्ड एयर कैपेसिटर हो गया. मतलब इसमें थोड़ा बहुत मीडियम है. तो व्हाट इज़ द थिकनेस? टी इज़ द थिकनेस और हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. तो ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे गवर्नमेंट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के. ये फॉर्मूला है वेयर टी इज़ द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, d is the distance between the plates and k is the dielectric constant. अब metals के लिए k का वैल्यू इन्फिनिटी होगा और t अपॉन इन्फिनिटी होगा ज़ीरो बिकॉज एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो राइट. तो फॉर्मूला होगा c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी. टी बाई इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाएगा तो आंसर आएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी. अब t इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू d. ओके, t इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू d. तो t को इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद d. तो d माइनस टी को d ही लिख सकते हैं राइट. तो आंसर आएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d. ठीक है, ये आंसर आया. अच्छा, अगर हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं डाला होता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता a एप्सिलॉन नॉट बाई d. और अगर एक थिन मेटल पर प्लेट डाला भी तो भी आंसर आया a एप्सिलॉन नॉट बाई d. मतलब हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन द सेम. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज. कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. और 4 देखो रेडियस हम जानते हैं, रेडियस पता है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो नहीं जानते लेकिन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻⁹. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹. पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा रेसिप्रोकल ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹. तो मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.111 इंटू 10⁻⁻10 फैराड. थर्ड, a dipole is placed in a uniform electric field. Its potential energy will be minimum when the angle between its axis and the field is. अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा वेयर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन पी बार एंड ई बार. अब हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो. मिनिमम देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव वाला वैल्यू मिनिमम तब होगा ओके जब ये पार्ट जो है ना ये पार्ट जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा. अब ध्यान से सुनना, अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा और अगर हम उसके सामने माइनस लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. नेगेटिव में मैक्सिमम मतलब मिनिमम राइट. तो आई होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड. नेगेटिव में नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू मतलब मिनिमम होता है राइट. तो अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम. कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और कॉस थीटा 1 तब होगा जब थीटा होगा 0 राइट. तो आंसर आएगा थीटा शुड बी इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द थर्ड क्वेश्चन. अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज. पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12. Q1 Q2 बाय R12 वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 जिसको मैंने सिर्फ R लिख दिया.
अब Q1 भी इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ही लिखूंगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के सम्स में चार्ज को साइन के साथ डालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रख लो आज के बाद, ठीक है। तो Q1 को माइनस ही लिखूंगा, Q2 को माइनस ही लिखूंगा, तो कुछ इस तरह से आंसर आया। और इससे ये भी पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर हम R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, राइट, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो आप याद रखना है इसको, ठीक है। R कम तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज कैपिटल Q वंस अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस R विद अ चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल के सेंटर में चार्ज Q है। समझो हम A से एक बड़ा चार्ज लेते हैं Q, और A से इसको घुमा के फिर A पे ही लेके आते हैं। देखो अब ये जो पॉइंट A है, इसका डिस्टेंस यहाँ से फिक्स्ड है इक्वल टू रेडियस। ओके, मतलब क्या होगा कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेर यू मूव द चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। अब तुमने शुरू किया A से और ख़त्म भी किया A पे, राइट, ख़त्म भी किया A पे, तो पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ ज़्यादा भी बता सकता हूँ इसके अलावा, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग कट टू कट रखें, जितना क्वेश्चन पूछा है उसका ही आंसर दे, राइट। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इस पर आप पॉइंट को कहीं से भी कहीं भी लेके जाओ, चार्ज कैपिटल Q को किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे ले जाएंगे तो वर्क डन 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू आर गिवन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेबल्ड 8 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट। मतलब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड है और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स नीडेड टू गेट एन अरेंजमेंट इक्विवेलेंट टू 16 माइक्रोफैरड एंड 1000 वोल्ट। मतलब हमको टोटल जो इफेक्टिव हमको कैपेसिटर्स को इस तरह अरेंज करना है कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट होना चाहिए और फाइनल कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरड होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये अपने मन में सोचता हूँ कि समझो मैं अगर ऐसा करता कुछ, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा लेता हूँ और ऐसे सीक्वेंस वाले ऐसे 10-10 के मैं 5 और ग्रुप लगा देता हूँ। तो 10 कैपेसिटर्स पैरेलल में और 5 ग्रुप और, तो 10 एक ग्रुप में और ऐसे 5 ग्रुप, तो 50 कैपेसिटर्स। ओके, ऐसे, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब मैं क्या लिखूँगा, for achieving this let us say that we are using m capacitors in parallel। we are using m capacitors in, पहले तो ये हमारा एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको फाइनली C इफेक्टिव 16 चाहिए और V इफेक्टिव भी हम जानते हैं, V इफेक्टिव कितना होना चाहिए, V इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू 1000 वोल्ट, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस से m कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। m कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और ऐसे n अरेंजमेंट्स को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। तो m कैपेसिटर्स पैरेलल में होगा और ऐसे n अरेंजमेंट्स होंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हुए, m इंटू n। तो हमको m इंटू n कैपेसिटर्स चाहिए। मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लो, राइट। तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, देखो कि ये एक ग्रुप है ऐसा, ठीक है। इस एक ग्रुप में m कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और ऐसे कितने ग्रुप्स है, n ग्रुप्स है, टोटल n सच कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ओके, देखो, और a और b के बीच में कनेक्टेड है। अगर एक सीक्वेंस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है, ओके 250, और मैंने ऐसे n बार लगाया है, राइट। अगर 250 है एक में और ऐसे n बार मैंने कनेक्ट किया है तो 250n होगा, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 250n। सो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इज 250n, राइट। अच्छा, मैंने इसको पहले शॉर्ट कर दिया। हम जानते हैं कि अगर हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके, तो ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, C ऐसा m बार है, तो m बार अगर आप C कैपेसिटर्स को ऐड करोगे तो आंसर आएगा m इंटू सी, और ऐसे n कॉम्बिनेशंस है। देखो एक में पोटेंशियल डिफरेंस 250 है, ठीक है, और ऐसे n सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 250n। लेकिन मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जानता हूँ ना 1000 वोल्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 250n इज इक्वल टू V इफेक्टिव, और V इफेक्टिव 1000 है, तो इस तरह से मुझे n की वैल्यू मिल गई। तो n की वैल्यू आ गई 4। अब मुझे m भी ढूंढना है। अब ध्यान से देखना, आप m कैसे निकालेंगे। अब
इन सब का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/c इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/mc प्लस 1/mc प्लस 1/mc कितने बार, n बार, क्योंकि ऐसे mc n बार है, राइट। तो 1/c इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/mc प्लस 1/mc प्लस n टाइम्स। तो c इफेक्टिव 1/c इफेक्टिव इज n/mc। इसमें मैं n का वैल्यू जानता हूँ, c इफेक्टिव भी जानता हूँ 16, तो मुझे m मिल जाएगा, राइट। लेट मी सब्सटीट्यूट। तो जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो m 8 आ गया। अब n 4 है, m 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होंगे, m इंटू n मतलब 4 8 दैट इज 32। तो टोटल कैपेसिटर्स लगेंगे 32, राइट। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, करेक्ट। थोड़ा ट्रिकी है बट वो समझने की बात है। जिन बच्चों का हाथ बैठा हुआ है सीरीज पैरेलल में वो 2 मिनट में कर लेंगे, राइट। ये सब स्टेप्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th, a parallel plate capacitor with oil between the plates of dielectric constant 2 has a capacitance C. If the oil is removed, the capacitance will be। काफ़ी इजी सम है। जब मीडियम है तो कैपेसिटेंस है 2, और जब मीडियम नहीं है तो कैपेसिटेंस कितना, डायरेक्ट रिलेशन है। कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट इज इक्वल टू K टाइम्स C एयर। ओके, कैपेसिटेंस इन मीडियम, कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू K टाइम्स C एयर। तो हमको ये दिया हुआ है, C मीडियम दिया हुआ है C, K दिया हुआ है 2 और C एयर पूछा हुआ है, तो C एयर होगा C/2, राइट। तो डायरेक्ट आंसर, इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आप पढ़ लेना। ओके, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, राइट। दे गेट डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस, और सब्सटेंस के बाद नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। किसका यूनिट जूल पर कूलम है, वर्क अपॉन चार्ज, राइट। जूल पर कूलम मतलब वर्क अपॉन चार्ज, तो ऐसा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है जूल पर कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट आर लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, आपको गवर्नमेंट बुक में नहीं मिलेगी ये। तो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स आर मटीरियल इन विच द पोलराइजेशन जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या P बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बार, और बीच में कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं काई, जो x की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सॉरी, उसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। What happens to the energy stored in a capacitor if the plates of the capacitor are drawn apart? Drawn apart मतलब दूर दूर रखा है। The battery remaining connected, अब बैटरी कनेक्टेड ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा नहीं। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ CV², क्योंकि बैटरी तो निकाला ही नहीं है तो V कांस्टेंट होगा, तो E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और हम जानते हैं C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, दैट इज एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये E मतलब एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर हम प्लेट्स को दूर ले गए तो D बढ़ेगा, और अगर D बढ़ेगा तो E कम होगा, तो एनर्जी कम होगी, याद रखना। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखना कि द एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। आगे, दस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁻8 मीटर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतने ही डिस्टेंस तक चल सकते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग एनीवन। मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स तो बार बार टकराते रहते हैं आयंस के साथ और रुक जाते हैं, बट वो कितने डिस्टेंस तक चल सकते हैं, 4 × 10⁻⁸ मीटर बिना किसी से टकराए, वो डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो हमको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कितने डिस्टेंस तक चल सकता है वो भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, ऑफ कोर्स इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। आप याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दी हुई है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे QE इंटू D। अब देखो मैं Q जानता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो Q जानता हूँ, D जानता हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी जानता हूँ,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अगर हम सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस सो एंड सो। तो हमको रेडियस पता है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर 50 है तो उसके अंदर 50 प्रोटॉन्स होंगे, तो उसका चार्ज होगा 50 E, और E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, रेडियस पता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर का होता है 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁻9। चार्ज की वैल्यू हमको पता है, रेडियस हमको दिया हुआ है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द आंसर। V इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6। अब 7 देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर इज 10, तो ये C1 है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 9, ये D1 है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी, C2 पूछा हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज reduced by 6 मतलब पहले 9 था और 6 कम कर दिया गया, तो 9 - 6 3 होगा। गड़बड़ मत करना, यहाँ पे D2 3 है, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A ε0/D, राइट। कैपेसिटेंस इज A ε0/D, या कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो C2/C1 इज उल्टा D1/D2, C2/C1 इज D1/D2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, राइट, 30 माइक्रोफैराड। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये आपको गवर्नमेंट बुक में एज इट इज़ मिल जाएगा। यू हैव टू रेफर पेज नंबर 204 ऑफ गवर्नमेंट बुक एंड राइट द लेफ्ट हाफ। मतलब वो पेज में आपने देखा होगा कि लेफ्ट हाफ होता है और राइट हाफ होता है, आपको लेफ्ट हाफ लिखना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये भी आपको डायरेक्टली एज इट इज़ मिल जाएगा गवर्नमेंट बुक में। आर्टिकल 8.2.3 ऑफ गवर्नमेंट बुक ऑन पेज 188, राइट। दिस इज वॉट यू शुड राइट एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। उसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है, तो आप देख लेना। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास पहले से ही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ओके, बिकॉज उसके सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोइंसाइड नहीं होते। तो आप पढ़ लेना, राइट। सो बहुत ईजी है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के उल्टा होते हैं। नेक्स्ट, 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 कैपेसिटर्स और दोनों 2 माइक्रोफैराड के हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस सिस्टम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द थर्ड कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड। तो अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा कि 2 माइक्रोफैराड वाले सीरीज में और ये 12 के साथ पैरेलल में है। दिस सिस्टम इज ओके। फाइंड द इक्विवेलेंट, काफ़ी ईजी है। पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ओके, और इन दोनों के इक्विवेलेंट को मैं C1 बोलता हूँ। तो C1 मतलब क्या, इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2 कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तो 2 + 2 4, C1 का वैल्यू 4। अब अगर डायग्राम को फिर एक बार बनाऊँ तो इन दोनों के जगह पे मैं 4 माइक्रोफैराड दिखाऊंगा और 12 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, राइट। तो अब ये डायग्राम ऐसे हो गया। अब C1 और 12 सीरीज़ में है, राइट, सीरीज़। और सीरीज़ में कैसे निकालते हैं आंसर, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, या जो अच्छा बच्चा वो डायरेक्टली लिख देगा C इफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम। अरे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आंसर आता है, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और C1 भी हम जानते हैं कि 4 है, तो अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 4 और 12 ना, तो आंसर 3 आएगा, राइट। सो दिस इज़ द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लो। 2 स्पीयर्स A एंड B ऑफ रेडियस A एंड B रेस्पेक्टिवली आर एट द सेम पोटेंशियल। दोनों की पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कि पोटेंशियल, ये 2 स्पीयर है, A और B इनकी रेडियस है, और मैं मान लेता हूँ कि एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। तो पोटेंशियल इक्वल का मतलब क्या होगा कि 1/4πε0 Q1/A विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q2/B, राइट। तो मुझे मिल जाएगा, इससे मुझे Q1/Q2 मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का रेशियो, ओके, मतलब σ1/σ2, और σ1 σ2 क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले Q1/Q2 निकाल लेता हूँ। Q1/Q2 इज A/B, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, दैट इज Q/4πr²। तो
तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी Q1 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, इसका रेडियस a है और सेकेंड वाले स्फीयर का रेडियस b है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा Q1 अपॉन Q2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और Q1 अपॉन Q2 मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ, Q1 अपॉन Q2 a बाई बी है, तो मैं उसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। So when I substitute, my final answer is B by A. This is how we can solve the question number 5. Now we'll move on to question number 6. Question number 6 क्या है देखते हैं. A molecule with dipole moment P is placed in an electric field of strength E. Initially the dipole is aligned parallel to the field. Initially it is aligned parallel मतलब initially वो dipole का P बार और E बार का बीच का एंगल है 0. इफ़ द डाइपोल इज टू बी रोटेटेड एंटी पैरेलल मतलब उल्टा करना है, मतलब अब एंगल हो जाएगा 180. फाइंड द वर्क डन, काफ़ी इजी सम है. वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. कॉस थीटा 1 इज इनिशियल एंगल, थीटा 2 इज फाइनल. थीटा 1 0 है, थीटा 2 180 है, सब्सटीट्यूट कर लो. अब 180 कॉस 180 -1 होता है और माइनस ऑफ -1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2PE. 1 माइनस -1 दैट इज 2, तो 2PE इज द आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ये आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट बुक में मिल जाएगा. पार्ट ए ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ऑन पेज 204 एंड 205, ठीक है. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर, एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये भी डायरेक्ट गवर्नमेंट बुक में एज इट इज़ मिल जाएगा आपको. आर्टिकल 8.12 ऑफ पेज 209 एंड 210. थर्ड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक. ओके, दैट इज नथिंग बट आर्टिकल 8.10A ऑन पेज 206. अब आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, टू पैरेलल कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब दोनों की एरिया सेम है, सेम सेपरेशन स्मॉल d सेम है, कनेक्टेड इन सीरीज टू 15 वोल्ट बैटरी, ठीक है. X हैज एयर मतलब इसका जो X है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा और जो Y है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल डाला हुआ है उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका कांस्टेंट 2 है. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट इज 2. Calculate the potential difference between the plates of X and Y. What is the ratio of energy? तो ये काफ़ी इजी सम है. ओके, लेट अस सॉल्व इट. पहले तो आपको कैपेसिटेंस निकालना चाहिए दोनों की. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी. जो X वाला कैपेसिटर है उसमें एयर है तो एयर का के 1 होगा, और जो Y वाला कैपेसिटर है उसमें मीडियम क्या है, उसमें मीडियम है कुछ तो मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा मैंने. ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी उस हिसाब से लिखा. अब मैं अगर इन दोनों का रेशो लूँ तो देखो मुझे क्या आएगा, CX अपॉन CY. अगर मैं रेशो लूँ तो हाफ आएगा आंसर, और मुझे ये पता चल गया कि CY इज़ इक्वल टू 2CX. CY इज़ इक्वल टू 2CX. अच्छा, नॉट ओनली दैट, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन CX प्लस 1 अपॉन CY. CY के जगह पे मैं 2CX लिख देता हूँ, और C इफेक्टिव में ऑलरेडी जानता हूँ, C इफेक्टिव दिया हुआ था 2 माइक्रोफैराड, ठीक है. तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ. अब तो मैंने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करेंगे तो CX मिल जाएगा, और CX का आंसर आएगा 3 माइक्रोफैराड, राइट. अगर CX मिल गया तो CY मिल गया. व्हाट इज CY? CY इज 2 टाइम्स ऑफ CX, इसका डबल, तो आंसर आएगा 6 माइक्रोफैराड, राइट. दिस इज हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ CX एंड CY, राइट. अब हम लोग देखते हैं potential difference. Whenever the two capacitors are connected in series, the charge is the same. मतलब charge on X will be equal to charge on Y. और charge का फॉर्मूला क्या होता है, CV, राइट. चार्ज ऑन X इज इक्वल टू चार्ज ऑन Y, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV. तो CX VX इक्वल टू CY VY, ठीक है. अब CX CY क्या है, 2CX, तो ये CX और CX कट जाएंगे तो VX हो जाएगा 2Y. अच्छा, अगर इसका पोटेंशियल Vx है और इसका पोटेंशियल Vy है, तो ये भी तो पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 15 आना चाहिए. तो Vx प्लस Vy शुड बी इक्वल टू 15, और Vx को मैं लिख सकता हूँ 2Vy, राइट. तो मुझे Vy मिल जाएगा, Vy 5 वोल्ट आएगा. और Vx क्या था, 2 टाइम्स ऑफ Vy, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो Vx आ जाएगा. अब
एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी नहीं क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ क्यू वी, चलो तीन फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो मैं अब हाफ क्यू वी यूज़ करता हूँ, ठीक है। एनर्जी हाफ क्यू वी होता है और याद रखना क्यू कांस्टेंट है हमारे केस में, ठीक है। तो एनर्जी इज हाफ क्यू वी और क्यू कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों सीरीज़ में है और अगर सीरीज़ में होंगे तो चार्ज सेम होगा। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो EX अपॉन EY विल बी इक्वल टू VX अपॉन VY दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा फोर्थ सम हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ सम। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन मतलब W पूछा हुआ है हमसे, इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, मतलब ये P दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंगल 0 होगा, टू द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंगल 180 होता है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा कैपिटल ई है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज इक्वल टू पी ई इन द ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो वर्क डन डेटा बेटा लिख दिया है मैंने, ओके। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज पी इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 पी ई सब पता है, सब्सटीट्यूट कर लो, डायरेक्ट आंसर, राइट। ये हम लोग ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन एक MCQ कर पाए थे, ऐसे 2P आया था आंसर, वही सेम क्वेश्चन है ये, बस P और E का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व कर लो। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब साइड्स इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, चार्जेस बना लेता हूँ, Q 2Q और Q, कैपिटल Q। अब मैंने इनको नाम दिया Q1 Q2 Q3, ठीक है, मैंने नाम दिया Q1 Q2 Q3, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं था नाम देने का, बस मैंने दे दिया क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23, ठीक है। अब ये R12 R13 ये सब क्या होते हैं? R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, R13 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 और R23 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3। तो आप गड़बड़ मत करना, आप देखो Q1 और Q2 हो या Q2 या Q3 हो, सबके बीच में डिस्टेंस A है, A मैंने मान लिया ऐसे कि A है, लाइक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैंने साइड को A मान लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के नीचे चला जाएगा एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, सॉरी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, राइट। नेक्स्ट, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ और अब मैंने क्या किया, देखो ये जो Q बाय A है, ये Q बाय A, ये Q बाय A और ये 2Q बाय A ऐड होके 3Q बाय हो गया। सो 3Q बाय A इज इक्वल टू ये वाला टर्म माइनस ऑफ 2Q स्क्वायर बाय A, तो कैंसिल वैंसिल करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा खुद से भी कर लेना, मतलब इसमें इसके बाद थोड़ी गड़बड़ होगा। इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ फॉर्मूला लिखना। एक बार आपने फॉर्मूला लिख लिया सही से तो उसके बाद तो स्टेप्स तो अपने आप होते जाएंगे, राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन देखते हैं। सो लॉन्ग आंसर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट बुक में एज इट इज़ मिल जाएगा, ओके। ये फर्स्ट वाला आर्टिकल 8.6E ऑन पेज 198 एंड 199। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब विद डाइलेक्ट्रिक है, पहले वाला विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, विद डाइलेक्ट्रिक है, तो ये आपको 8.10B ऑन पेज 207 ऑफ गवर्नमेंट बुक। और लास्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 8.4B ऑन पेज नंबर 192 एंड 193 ऑफ गवर्नमेंट बुक। सो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरह खत्म हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द video with your friends, subscribe the channel, please hit like button and comment on the video. Thank you.